आजकल सोशल मीडिया पे फिल्म ललकार का एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। इस खूबसूरत आवाज के जादूगर का नाम है मोहम्मद रफ़ी। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक सिंगर हुए हैं, लेकिन रफ़ी साहब की बात ही कुछ अलग है। 55 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले जाने वाले सिंगर ने जिस जिस एक्टर को अपनी आवाज़ दी वो हिट हो गया। रुपहले पर्दे पर एक्ट करने वाले एक्टर से ऐसी आवाज़ मैच करा देते थे रफ़ी साहब कि लगता था कि वही गा रहा है। फिर क्लासिकल सॉन्ग हो, इश्क में डूबे हुए या गम से लबरेज, देशभक्ति के गाने हो या फिर भजन हो, नातिया कलाम, कव्वाली, रफ़ी साहब ऐसे अपने आवाज़ से सुर जगाते थे कि सुनने वाला मदहोश हो जाता था। भारत के सबसे महान संगीतकार नौशाद साहब कहते हैं कि जो इज्जत रफ़ी साहब ने पाई वो किसी को नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? रफ़ी साहब जहाँ एक तरफ बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, वहीं एक महान इंसान थे। उनके हुस्न अखलाक का कहना ही क्या। मैं हूँ परवेज़ अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी, अभिवादन स्वीकार हो। पहले तो आप ये जान लीजिए कि रफ़ी साहब दुनिया के एक अकेले सिंगर हैं जिन्होंने किसी प्लेबैक सिंगर के लिए गाने गाए हों। रफ़ी साहब ने सिंगर और एक्टर किशोर दा के लिए रागनी और शरारत फिल्म में अपनी आवाज़ दी। यही नहीं, किशोर दा 70s के दशक में बहुत बड़े सिंगर हो गए थे। वो रोज़ स्टूडियो में 2 या से 3 गाने जो है वो रिकॉर्ड कराते थे। उस पीरियड में 3 गाने गाना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि वो गाने कंप्लीट होते थे। लेकिन किशोर दा को जिस दिन रफ़ी साहब के साथ गाना होता था उस दिन वो सिंगल गाना रखते थे और पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रफ़ी साहब के साथ गाना गाना बहुत ही मुश्किल काम है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। गानों के साथ साथ रफ़ी साहब की कुछ और बातें कर ली जाएं। उनकी महानता की बात निकली ही है तो एक किस्सा आपको बताते हैं। रफ़ी साहब के एक ड्राइवर थे सुल्तान, वो उनकी गाड़ी चलाते थे और कहते हैं कि रफ़ी साहब एक बार एक इम्पोर्टेड कार ख़रीद के ले आए। इम्पाला कार थी, क्योंकि वो इम्पोर्टेड थी इसलिए उसकी जो ड्राइविंग सीट थी वो लेफ़्ट साइड थी। सुल्तान को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लोगों ने राय दी कि रफ़ी साहब एक आप एक्सपर्ट ड्राइवर रख लीजिए जिसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस हो और उसको सारी जानकारी भी हो। अब इस सलाह के बाद एक नए ड्राइवर की खोज शुरू हो गई तो सुल्तान साहब का चेहरा उतर गया। उनकी हालत देख ली। रफ़ी साहब ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको 70,000 रुपये दिए और कहा कि तुम एक टैक्सी ख़रीद लो और इस टैक्सी से तुम अपना गुजारा करना, मैंने तुम्हारी हालत समझ ली है। सुल्तान ने उन पैसों से एक टैक्सी ख़रीदी। उसके कुछ सालों के बाद सुल्तान रफ़ी साहब से मिलने आए, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने जो पैसे दिए थे, मैंने टैक्सी ख़रीदी थी, उसे मैंने बहुत मेहनत करके चलाया और अब आज मेरे पास 11 या 12 टैक्सियां हो गई हैं उन्हीं पैसों से और ड्राइवर मेरी गाड़ियां चलाते हैं। नौशाद साहब बताते थे कि जब गांधी जी की डेथ हो गई
तो रफ़ी साहब बहुत गमज़दा हो गए। उनकी इस हालत को समझ के राजेंद्र कृष्ण ने एक गाना लिखा था एक फिल्म में, और उसके बाद उस गाने को रफ़ी साहब से गाया गया। तो रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और दर्द से उस गाने को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पूरे देश में गाना हिट हुआ। जो जो सुनता उस पीरियड में उस गाने को सुनने के बाद रो देता। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गाने को जब सुना उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, तो उन्होंने अपने दिल्ली स्थित आवास पे बुलाया रफ़ी साहब को और सामने बैठ के रफ़ी साहब से ये गाना सुना। गाने के बाद दोनों लोग ही रो रहे थे। ओपी नैयर रफ़ी साहब के एक बड़े पसंदीदा संगीतकार थे। उनके साथ रफ़ी साहब की जोड़ी क्या खूब जमती थी। उनके लिए बहुत सारे सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाए हैं, आप जानते हैं, जिसमें एक पुकारता चला हूँ मैं, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इस तरीके के बहुत सारे गाने गाए थे। उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन ओपी नैयर साहब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो बड़े डिसिप्लिन आदमी थे। 9 बजे उनके यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू होती थी और 9:10 पर उनके जो रिकॉर्डिंग हॉल होता था उसके दरवाजे बंद हो जाते थे, मेन डोर बंद हो जाता था। कोई भी आर्टिस्ट उसके बाद नहीं आ सकता था। एक बार कहते हैं कि रफ़ी साहब करीब 1 घंटा लेट पहुंचे। ओपी नैयर साहब ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो शंकर जयकिशन के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गाना कुछ सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। उन्होंने माफ़ी मांगी तो ओपी नैयर नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब आपके लिए शंकर जयकिशन के लिए वक्त है, ओपी नैयर के लिए वक्त नहीं है। तो आज के बाद ओपी नैयर के पास मोहम्मद रफ़ी के लिए कभी वक्त नहीं होगा, और उन्होंने रफ़ी साहब को वहाँ से वापस कर दिया। सोचिए उस ज़माने के इतने बड़े सिंगर, ये बात जब फैली तो कहते हैं कि एक बड़े पत्रकार थे, वो रफ़ी साहब के पास पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब, ओपी नैयर आप जैसे इतने बड़े सिंगर की कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, आप बताइए कि उन्होंने आपसे क्या कहा। तो रफ़ी साहब बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, ओपी साहब ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, मुझे लग रहा है कि ओपी सही हैं, मैं ही गलत था, उस वक्त मैं ही देर से पहुंचा था। तो उन्होंने वो बात टाल दी। दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। 3 साल का वक्फा गुजर गया। ईद का दिन था। कहते हैं कि रफ़ी साहब ओपी नैयर के घर पहुंच गए। ओपी नैयर ने उनको गले लगाया और कहा कि रफ़ी, आपने साबित कर दिया है कि ओपी नैयर छोटा इंसान है और आप बहुत बड़े इंसान हैं। एस.डी. बर्मन एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी रफ़ी साहब बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। एस.डी. बर्मन साहब, आपको याद होगा, काला पानी एक फिल्म आई थी, उसमें एस.डी. बर्मन ने एक धुन बनाई थी जो अजान के तौर पे थी। मजरू साहब ने वो गाना लिखा था और बहुत ही हिट हुआ था रफ़ी साहब की आवाज़ में। हम पे खुदी में तुमको पुकारे चल गए। मैंने इनका जिक्र इसलिए छेड़ा है कि आप सभी जानते हैं 60s के जो है दौर में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर, जो कि बहुत ही अच्छे रिश्ते थे भाई बहन के, लेकिन रॉयल्टी को लेके इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। कई सालों तक दोनों ने साथ में गाने नहीं गाए थे और कितनी दीवानगी थी देश के श्रोताओं के अंदर, लोगों के अंदर, कि एक साथ वो इन दोनों को सुनना चाहते थे। बात 1967 की, मुंबई के षणमुखानंद हॉल में जो है एस.डी. बर्मन नाइट का आयोजन हो रहा था। इसमें सभी सिंगर थे, उनको सोलो सॉन्ग गाना था। इकट्ठे हो गए थे किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, आशा भोसले जैसे सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे चुके थे। यहीं पे एस.डी. बर्मन साहब के कहने पर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच में सुलह हो गई। दोनों ही सिंगर स्टेज के ऊपर, एक तरफ से लता जी आई और एक तरफ से रफ़ी साहब आए, और उन्होंने जब साथ में जोएल थीप का ये गाना शुरू किया तो पूरा हाल तालियों की गूंज से गड़गड़ा रहा था। काफ़ी देर गाना ख़त्म हो गया, लोग रो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इतनी खुशी थी उनके अंदर। कहते हैं एस.डी. बर्मन साहब के कहने पे रफ़ी साहब ने ही पहल की थी। कहते हैं कि रफ़ी साहब पान के बड़े शौकीन थे। अक्सर वो मुंबई के एक उनके बहुत जानने वाला था, एक पान की दुकान थी, वहाँ पे गाड़ी रोक दिया करते थे और पान वाला उनको पान देता तो कहता आलम पनाह आप आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। रफ़ी साहब हमेशा कहते कि
मुझे आलम पना मत कहा करो, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ। कभी कभी तो रफ़ी साहब जाते और जैसे पान वाला देख नहीं पाता, भीड़ होती तो रफ़ी साहब खुद ही उतर के उसके पास चले जाया करते। बात 30 जुलाई 1980 की है। रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाने गा रहे थे। फिल्म आ रही थी आसपास। इस फिल्म के सारे गाने रिकॉर्ड करने के बाद महबूब स्टूडियो की सीढ़ियों से उतरकर रफ़ी साहब नीचे आ गए, अपनी कार में बैठ गए। तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि मुझे 4 लाइन और डब करानी है। रफ़ी साहब ने कहा कि अब कल कर लेते हैं और सब पैकअप हो चुका है और मुझे जाना भी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक 4 लाइन के लिए हम कल क्यों छोड़ते हैं। वापस उन सीढ़ियों से चढ़ के महबूब स्टूडियो के ऊपर गए रफ़ी साहब। वो 4 लाइनें डब कराईं और ये 4 लाइन जो थी, ये गाना उनकी ज़िंदगी का आखिरी गाना साबित हुआ। उसी रात उनको हार्ट अटैक पड़ा था। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। रफ़ी साहब की बहुत सारी बातें जारी रहेंगी। हम मिलते हैं पार्ट 2 में रफ़ी साहब के बहुत सारे किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।